आज हमारे सामने दुनिया के अलग अलग कोनों से कुछ रिपोर्ट्स हैं और इन्हें देखकर तो यही लग रहा है कि माहौल काफी गर्म है। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि इनमें एक छिपा हुआ कनेक्शन ढूंढे कि आखिर चल क्या रहा है। हाँ, क्योंकि ये खबरें भले ही अलग अलग जगहों की हों, पर इनकी कहानी एक तरह से कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ती हुई सी लगती है। चलिए इसी को समझते हैं। शुरुआत करते हैं मिडल ईस्ट से। इजराइल हमास संघर्ष। हाँ, यहाँ तो मामला एकदम फंसा हुआ सा लग रहा है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि मिस्र और कतर जैसे देश मतलब पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर कोई नतीजे नहीं निकल रहा। हाँ, युद्ध विराम पर कोई बात बनी नहीं पा रही। और जब डिप्लोमेसी मतलब बातचीत जब वो इस तरह से रुक जाती है ना, तो उसका सबसे बुरा असर आम लोगों पर पड़ता है। बिल्कुल। गाजा में तो रिपोर्ट्स के अनुसार खराब मौसम ने हालत और बिगाड़ दी है। मदद पहुंचाना भी वो बहुत मुश्किल हो गया है। तो मतलब मानवीय संकट और गहरा रहा है। और ये आग अब फैलती भी दिख रही है लेबनान बॉर्डर पर, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच। जी हाँ, वहां भी हमले तेज हो गए हैं। ये पूरे इलाके के लिए खतरे की घंटी है। तो एक तरफ मिडिल ईस्ट में ये गतिरोध है और दूसरी तरफ यूरोप में जंग एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच रही है। यूक्रेन की बात कर रहे हैं आप? हाँ, यूक्रेन में भी हमले फिर से तेज हो गए हैं और दोनों ही पक्ष अब लंबी दूरी के हथियार बनाने में लगे हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प और थोड़ी डराने वाली बात भी सामने आ रही है। क्या? कुछ पश्चिमी रिपोर्ट्स में ये डर बढ़ रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन 2026 तक यूरोप में एक विस्तार मिशन शुरू कर सकते हैं। विस्तार मिशन? ये सुनने में तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। लेकिन यूरोप के देश इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और इसमें सिर्फ सैनिक हमले ही नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर साइबर अटैक भी शामिल हो सकते हैं, जिससे नाटो के साथ सीधे टकराव का खतरा बन जाएगा। बिल्कुल। एक मिनट, यहां एक पैटर्न दिख रहा है। चाहे मिडल ईस्ट हो या यूक्रेन, ऐसा लग रहा है कि बातचीत के रास्ते बंद हो गए हैं और सिर्फ हथियार ही बात कर रहे हैं। सही। और इसी बीच बड़ी शक्तियां अपने अपने खेल में लगी हैं। अमेरिका ने सीरिया और इराक में हवाई हमले किए हैं और एक अजीब सी खबर यह भी है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को किसी रहस्यमयी पेशकश के लिए धन्यवाद दिया है। हाँ, जिसके बारे में कोई जानता नहीं कि वो पेशकश थी क्या। पता ही पर्दे के पीछे क्या खिचड़ी पक रही है। और ये सब हमें सबसे बड़े सवाल पर लाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, हाँ, यूएनएससी, वो इस सब में कहाँ है? ऐसा लगता है जैसे वो पूरी तरह से बेअसर हो गई है। पर ऐसा क्यों? मतलब उसका तो काम ही यही है कि ऐसे संकट रोके। समस्या इसकी बनावट में है ना। यूएनएससी में रूस अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करता है, मतलब किसी भी प्रस्ताव को अकेले ही रोकने की ताकत। हाँ, तो वो अपने खिलाफ हर कोशिश को नाकाम कर देता है। और यही बेबसी हमें मिडिल ईस्ट में भी दिख रही है। अच्छा। यूएनएससी पर आरोप लग रहे हैं कि वो दोहरे मापदंड अपना रही है। हजारों मौतों के बाद भी सिर्फ चिंता जताने से क्या होता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संस्था दुनिया में शांति कायम करने के लिए बनाई गई थी वो खुद ही बड़ी ताकतों के खेल में फंसकर रह गई है। बिल्कुल। और ये वैश्विक शासन की विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो इन सब का मतलब क्या समझे? मध्य पूर्व में बातचीत बंद है, यूरोप में जंग फैलने का डर है और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था पर से भरोसा उठता जा रहा है। अगर हम इन सब बिंदुओं को जोड़ें तो तस्वीर साफ है। ये अलग अलग घटनाएं नहीं है, ये एक बड़े वैश्विक पैटर्न का हिस्सा है। सही। एक ऐसा पैटर्न जहां कूटनीति हार रही है और सैन्य ताकत जीत रही है। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय नियम और संस्थाएं वो सिर्फ नाम की रह गई हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा। तो जाते जाते एक सवाल सोचना तो बनता है, अगर संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाएं शांति बनाए रखने में नाकाम हो रही हैं, तो भविष्य में देशों के बीच के झगड़ों को सुलझाने की जिम्मेदारी किसकी होगी और वो इसे सुलझाएगा कैसे?